नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं आपके लिए अगला एक और लेक्चर लेके आ गया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही। और जो हमने अभी लेक्चर से पहले एक लेक्चर लिया था, ठीक है, प्योर बेंडिंग का, तो प्योर बेंडिंग से ही रिलेटेड है और वहीं से थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ा दिया है। ये क्या है, बेंडिंग इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ आज जो प्योर बेंडिंग वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हम लास्ट हमारा क्या है, बेंडिंग इक्वेशन है और बेंडिंग इक्वेशन से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, तो वो हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलता हूँ बेंडिंग इक्वेशन के लिए। तो आप चैनल को स्टार्ट होने से पहले, आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए बेंडिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो बेंडिंग इक्वेशन में मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक बीम लिया हुआ है और ये बीम का लेंथ मैंने ले लिया है dx। ये dx डिस्टेंस का बीम है आपका। ठीक है, और मैंने मान लिया है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ आपका है, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर लाइन है इसका, और सेंटर ऑफ लाइन के ऊपर एक मैंने लेमिना माना हुआ है dy मोटाई का, और जो कि आपके सेंटर लाइन से y डिस्टेंस ऊपर बना हुआ है। इसकी लेंथ भी आपकी जो dx है उसी के इक्वल ही है, कोई चेंज नहीं इसमें नहीं है। मगर जैसे ही मैं इसको बेंडिंग मूवमेंट लगाऊंगा इसमें, जैसे ही मैं इसमें बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई करूंगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इसमें अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप देखिए क्या क्या चेंज होगा इसमें। इसके सारे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, इसके सारे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। चाहे हम बात करें इसके DH डायमेंशन की, चाहे बात करें इसके CG डायमेंशन की, तो सारे डायमेंशन चेंज हो जाएंगे और ये इस शेप में आ जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी यहाँ पर है, जो आपकी लेमिना, वो भी इसमें चेंज उतना ही हो जाएगा। तो ये जो आपका आर्क, जिस आर्क में ये जो ऐसे मुड़ेगा, ये जिस आर्क में ये बैंड होगा, उस आर्क का रेडियस मैंने मान लिया r। ठीक है, और वो इसका जो यहाँ जो लाइन इसका मैच करेगा उसके बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा, जो आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, दैट इज़ थीटा। ओके, तो हम चलते हैं इसके आगे। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, सबसे पहला हमारा काम यह है कि टू एनालाइज बेंडिंग स्ट्रेसेज। तो हमें बेंडिंग स्ट्रेसेज में एनालाइज करनी है। सबसे पहले क्या किया, मैंने मान लिया कि वही एक आपका डायग्राम में एक पट्टी दी हुई है dy मोटाई की और y डिस्टेंस पर है आपका, इस सेंटर से SJ पॉइंट जो आप देख रहे हो उससे ऊपर y डिस्टेंस पर है आपका। तो ठीक है, तो मैंने मान लिया क्या, सबसे पहले जब मैं इसे बेंड करूँगा तो बेंड करने के बाद ये आपका S डैश जो आप देख रहे हो, यहाँ S डैश देख रहे हो, यहाँ J डैश देख रहे हो, S डैश और J डैश मिलकर एक आपका एंगल क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज थीटा एंगल, दैट इज थीटा एंगल, ये वाला थीटा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, मैंने मान लिया कि S डैश ओ J डैश का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल है, आपका थीटा के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है ना। तो वहीं से चाप मतलब ये आपका S डैश और R डैश, या S डैश और जो J डैश आपने इंडिकेट किया हुआ है, S डैश और J डैश आपको इंडिकेट किया हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका एक आर्क ही तो है, ये आपका चाप ही तो है। तो आर्क का वैल्यू क्या होगा, आर्क विल बी रेडियस इनटू थीटा, आर्क विल बी रेडियस इनटू थीटा। तो यहाँ से आर्क विल बी रेडियस इनटू थीटा आपने कर लिया, तो आपको मिल गया ये S डैश J डैश इक्वल टू R थीटा। तो वैसे ही आपका क्या होगा, यहाँ जो K डिस्टेंस है, K डैश P डैश, इसमें भी उतना ही चेंज आएगा। तो क्या हो जाएगी आपकी, इसकी रेडियस जो है क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी R माइनस वाई, R माइनस वाई, थीटा सेम रहेगा। ठीक है, थीटा सेम रहेगा। तो आपने लिख दिया S डैश J डैश इक्वल टू R थीटा और K डैश P डैश इक्वल टू R माइनस वाई इंटू थीटा। ठीक है, तो अब बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग में क्या हुआ, बेंडिंग ने इसमें लेंथ में चेंज किया, बेंडिंग ने क्या किया, इसकी लेंथ में चेंज किया। तो हमें निकालना होगा चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा, पहले इसकी लेंथ थी KP और अब हमने बेंड किया, इसकी लेंथ क्या हो गई K डैश P डैश। तो KP माइनस K डैश P डैश चेंज इन लेंथ हो गया। ठीक है, तो हम यदि निकालें स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है आपका, KP माइनस K डैश P डैश अपॉन, और ओरिजिनल लेंथ क्या है आपका KP। तो ये किसके इक्वल हो गई, आपकी स्ट्रेन के इक्वल हो गई। तो यहाँ KP और K डैश P डैश की वैल्यू हम जो निकाले थे वो फिल कर देंगे। और हम जानते हैं कि स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, जो आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ जो आप लोग पढ़ा था वहाँ से। ठीक है,
तो जब से आप सॉल्व करोगे यहाँ से, ये वाला काट पीट के सॉल्व करोगे ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ y अपॉन आर मिलेगा। तो ये y अपॉन आर किसके इक्वल होगा, y अपॉन आर किसके इक्वल होगा, ये वाला y अपॉन आर f अपॉन ई के। तो मैं यदि स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस कितनी हो जाएंगी आपकी केपी लेंथ में, ये हो जाएंगी आपकी f इक्वल टू वाई अपॉन आर इंटू कैपिटल ई। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं f अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, तो ये मेरा आपका बेंडिंग इक्वेशन का एक आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला था वो निकल के आ गया। अब मैं जाऊंगा आगे बेंडिंग इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से मैं देख लिया कि ये मेरा जो बीम थी, ठीक है, ये मेरा जो बीम थी, इस बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो सेंटर लाइन से ऊपर की लाइन को मैंने, ऊपर की डिस्टेंस को मैंने मान लिया वाई सी और नीचे की को मान लिया मैंने वाई टी। ये वाई टी क्या है, ये आपके हैं मैक्सिमम कॉर्नर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो मैक्सिमम कॉर्नर डिस्टेंस यदि हम ऊपर की साइड लेंगे तो क्या होगा, उधर कंप्रेशन हो रहा है ऊपर में, और नीचे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो ऊपर कंप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसे हम डिनोट करेंगे वाई सी से, और जो नीचे टेंशन हो रहा है उसे डिनोट करेंगे हम वाई टी से। ओके, क्लियर है। और मैंने जो यहाँ पर स्ट्रिप मानी हुई थी, इस स्ट्रिप का मैंने एरिया मान लिया डी ए। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है कि इस स्ट्रिप पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कौन सी लग रही है इस पर, बेंडिंग स्ट्रेस लग रही है, तो एफ भी लिख दिया या एफ लिख दिया मैंने। और एरिया क्या होगा आपका, डी ए होगा। तो एफ की वैल्यू क्या पड़ी थी आपने, अभी एफ की वैल्यू पड़ी थी भैया आपने वाई इंटू ई अपॉन आर, ये पड़ी थी ना आपने। तो यदि मैं एफ की जगह पर रिप्लेस कर दूँ वाई इंटू ई अपॉन आर, तो मैंने कर दिया, ये निकल के आ गया मेरा कि वाई इंटू ई अपॉन आर इंटू डी ए। ये क्या है, ये आपका फोर्स है। ठीक है, अब यदि फोर्स का किसी सेंटर के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेते हो तो क्या होता है, मैंने वही किया, टेक मूवमेंट अबाउट एन ए, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लिया। तो न्यूट्रल एक्सिस कितना दूरी पर है यहाँ से, वाई दूरी पर है। देखो ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, वाई दूरी पर है। तो क्या हुआ आपका वाई मतलब डिस्टेंस इंटू फोर्स, इट विल बी, मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, डी एफ की वैल्यू रखी है, वाली डी एफ की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ थी, सॉल्व किया, क्या आ गया, वाई स्क्वायर ई अपॉन आर इंटू डी ए। तो ये अब क्या हो गया, ई अपॉन आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। और वाई स्क्वायर इंटू डी ए, यदि इसका अब मैं इंट्रीगेशन करूँगा, इस पूरी का मैं क्या करूँगा, इंट्रीगेशन करूँगा, मुझे डी एम का क्या मिल जाएगा, इंट्रीगेशन के बाद मुझे मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट एम मिल जाएगा। तो एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई स्क्वायर ए इंटू ई अपॉन आर। तो वाई स्क्वायर ए, सिग्मा वाई स्क्वायर ए क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मैं रख दिया यहाँ पर एम इक्वल टू आई ई अपॉन आर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये इक्वेशन नंबर बी हो गया आपका। और इक्वेशन नंबर ए क्या था आपका, इक्वेशन नंबर ए क्या था, इक्वेशन नंबर ए था आपका एम अपॉन एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो देखिए ई अपॉन आर के इक्वल यहाँ एफ अपॉन वाई था पहले, और अब यहाँ क्या है, एम अपॉन आई है। तो इक्वेशन नंबर ए और बी का यूज करके क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम अपॉन आई एफ अपॉन वाई ई अपॉन आर। दैट इज कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, आगे आपका आता है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विच आर रिलेटेड टू बेंडिंग इक्वेशन। दीज आर, फर्स्ट वन इज दैट मॉडुलस ऑफ रैप्चर, फटन मापांक बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं, फटन मापांक। मॉडुलस ऑफ रैप्चर का मतलब होता है कि यदि मैंने कोई आपका बीम लिया, ठीक है, और इस बीम को बेंड करने के लिए मैंने बेंडिंग मोमेंट लगाया, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट लगाऊँ क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट लगाने से यहाँ पर इसमें बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होंगे। तो मैं बेंडिंग मूवमेंट से इतना स्ट्रेस पैदा कर दूं, इस बेंडिंग मूवमेंट से मैं इतना स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस पैदा कर दूं जिस पर ये फट जाए, टूट जाए। तो दैट बेंडिंग स्ट्रेस, द वैल्यू ऑफ दैट बेंडिंग स्ट्रेस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रैप्चर, मॉडुलस ऑफ रैप्चर। ओके, अगर आता है आपका मॉडुलस ऑफ सेक्शन, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मैक्सिमम कॉर्नर डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो क्या है ये आपका, ये आई अपॉन वाई, इट इज़ नोटेड बाई जेड।
तो ये ZC और ZT दो टर्म्स दिखाते हैं ऐसे। यदि आपने कंप्रेशन वाली साइड लिया हुआ है, YC लिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा ZC, और आपने टेंशन वाली साइड लिया हुआ तो ये हो जाएगा आपका YT। अगला आपका आता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। इसे हिंदी में बोलते हैं नमन दृढ़ता। नमन दृढ़ता, एक होती है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एक होती है टॉर्जनल रिजिडिटी। तो टॉर्जनल रिजिडिटी काम करती है आपका टॉर्जन इक्वेशन के लिए, और फ्लेक्सुरल काम करती है आपका बेंडिंग इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो बेंडिंग दृढ़ता की बात कर रहे हैं हम यहाँ, नमन दृढ़ता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या होगा आपका, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट E एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो ये क्या होता है, E इंटू आई का जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, देखिए किसी भी बीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा मॉडुलस ऑफ सेक्स ये इससे मापी जाती है हमेशा, J इक्वल टू I/Y से हमेशा किसी भी बीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी मेजर इससे की जाती है हमेशा, याद रखना। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल में देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका है इस्पात की एक पट्टी 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2 सेंटीमीटर मोटी है। इसे 6 मीटर सर्कुलर आर्क में मोड़ा जाता है। तो इस्पात का यंग्स मॉडुलस E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ MPa। MPa का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, MPa का मतलब MM स्क्वायर। न्यूटन पर MM स्क्वायर होता है, न्यूटन पर MM स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। तो पट्टी में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करने हैं। पट्टी में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो आपको दिया हुआ है वैसे डायग्राम बनाएंगे कि मैंने लिया एक सेक्शन कैसा है आपका 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर कैसा है, 2 सेंटीमीटर आपका ये डेप्थ का है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद हम इस 2 सेंटीमीटर को और इसको चाहें तो MM में कन्वर्ट कर लें। 20 सेंटीमीटर को और 2 सेंटीमीटर को हम चाहें तो पहले ही MM में कन्वर्ट कर लें ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसको जो मोड़ा जाता है वो कर्व कौन सा है, उसका रेडियस आपका है 6 मीटर। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन जिसे बोलते हैं, आप जो भी यूज़ करो। तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 मीटर है। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका होता है M/I/F/Y इक्वल टू E/R। तो ठीक है, तो यहाँ से आप M का यूज कहीं कर नहीं सकते, M तो उसमें दिया नहीं है। आपको क्या इसका यूज़ करना है, F इक्वल टू E/R इंटू वाई का यूज़ करना है। तो इस फार्मूले का यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पर E की वैल्यू आपको दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है, Y की वैल्यू क्या होगी dy2। तो क्या होगी dy2 क्या होगा 1 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 10 mm। तो मैंने क्या किया, मैंने वही यूज़ किया, मैंने E का वैल्यू पुट करा है यहाँ पर फॉर्मूले में, और R का वैल्यू रेडियस आपका मीटर में था, इसे MM में कन्वर्ट करके पुट किया, और आपका 10 ये भी मैंने MM में पुट किया। आंसर निकल के आया आपका 333.33 MPa। ठीक है, ये आपका क्या है स्ट्रेस आया, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आई। अगला क्वेश्चन आपका है इसी जैसा है, सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज है बस हल्का सा। यहाँ आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे दी हुई है। तो क्वेश्चन ये आपसे, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि किसी धरण पर 7.2 किलोन्यूटन मीटर, देखिए ये आपको दिया हुआ है बेंडिंग मूवमेंट का मूवमेंट लगाया जाता है। यदि धरण की काट, धरण मतलब बीम की काट 50 mm चौड़ी है और 120 mm मोटी है, तो बीम में अधिकतम नमन प्रतिबल की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। देखिए ये रही आपकी बीम, इसकी लेंथ की जरूरत नहीं है, लेंथ नहीं दी है आपको, डायरेक्टली मूवमेंट दे दिया है। मूवमेंट की वैल्यू कितनी हुई है, दी हुई है आपको M इक्वल टू 7.2 किलोन्यूटन मीटर। इसे आप कन्वर्ट कर लो न्यूटन MM में, तो क्या होगा इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, B आपको दिया हुआ 50 और D आपको दिया हुआ 120, MM में दिए दोनों की वैल्यू। तो हमें स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे मूवमेंट वाला, M/I/F/Y वाला। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू MY/I। ठीक है, M आपको दिया हुआ है, Y क्या हो जाएगा आपका dy2 हो जाएगा, 120 का आधा हो जाएगा 160 हो जाएगा ये आपका, 120/2 क्या होगा 60 होगा आपका। और I की वैल्यू जो है, I की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो इट विल बी BDQ/12। फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू BDQ/12 किसके लिए, रेक्टेंगुलर शेप के लिए होता है, I इक्वल टू BDQ/12। आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग B का वैल्यू रखा, D का वैल्यू रखा,
120, ठीक है। और सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका क्या है, ये आ गया। तो ये क्या है आपका आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू को आपने फिर फॉर्मूले में पुट किया एफ़ की जगह पर, तो एफ इक्वल टू आपका 7.2 इंटू 10⁻6 इंटू 60 अपॉन 7/5 टाइम 0। सॉल्व किया आपका वैल्यू निकल के आया 60 MPa। 60 MPa क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। तो इस तरीके से हमें कोई भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि आप इसे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी कमेंट इस वीडियो के बारे में है वो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपको इसका भी एक क्विज के लिए लिंक दिया हुआ है, दैट इज़ द लिंक फॉर क्विज। ये क्विज का लिंक आप मत भूलिएगा देखना, ये लिंक आपको दिया हुआ है। इस लिंक को आपको गूगल में टाइप करना है और आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट मिलेगा जहां आपको सॉल्व करना है उसे, और देन आफ्टर द सबमिटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑन योर मेल, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।